दोस्तों, आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। चैनल पर आपका सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं और अभी तक चैनल का मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है। मैं पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए वीडियो और कहानियां बनाता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो तो अपने परिवार या दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। अगर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे नहीं हुए तो शायद मैं इस कहानी को आगे जारी न रख पाऊं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से दिल से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 5 दिव्य तत्व और क्षिति। शामगढ़ की राजधानी के दक्षिणी भाग में मौजूद एक छोटा सा कस्बा, जो अपने विशेष प्रकार के पत्थरों की खनन के लिए जाना जाता था। यहाँ पर पहले पत्थरों की खुदाई की जाती थी, जिसके बाद अलग अलग व्यापारी अपनी क्षमता के अनुसार इनको खरीदते थे और बेचते थे। इनके उद्भव की कहानी बड़ी दिलचस्प थी, जो प्रशांत इस समय आकर्ष को सुना रहा था। प्रशांत के अनुसार इन पत्थरों में लाखों वर्ष पुराने अस्त्र, धातुएं और देव अभिलेख जैसे कीमती संसाधन मौजूद थे। असल में एक बार चक्रपाल मंडल में प्रवेश करने के बाद योद्धा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्षेत्रों का निर्माण कर सकता था। यह क्षेत्र देवतल में ही एक अलग आयाम होते थे। इनमें कई प्रकार के संसाधन छुपे होते थे और अलग अलग योद्धा उनके भीतर प्रवेश करके उन संसाधनों को हासिल करने की कोशिश करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में कई योद्धा मारे जाते थे, जिसके बाद उनकी सारी कीमती वस्तुएं उसी क्षेत्र में रह जाती थी। अब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी, जिस कारण एक ही क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में संसाधन इकट्ठा हो जाते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि हर एक क्षेत्र की एक उम्र होती थी। अपनी उम्र पार करने के बाद वह क्षेत्र अपने आप से संकुचित होने लगता था और एक समय पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। क्षेत्र में मौजूद कीमती संसाधन, जिनकी श्रेणियां निम्न होती थी, वह तो इस समय नष्ट हो जाते थे, पर जो उच्च श्रेणी, भूपाल श्रेणी या फिर चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र थे, वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं होते थे और बाहर आ जाते थे। पर यह अस्त्र कहाँ पर होंगे, इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। सैकड़ों हजारों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद बड़े बड़े पत्थरों के रूप में इनकी खुदाई होती थी। एक क्षेत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन हो सकते हैं कि एक कस्बे की सारी दुकानें इस प्रकार के सामान को बेचे। आखिर इस दक्षिणी भूभाग में कुल कितने क्षेत्र हैं? आकर्ष ने प्रशांत से सवाल किया। ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने पिता से एक बार सुना था कि पूरे दक्षिणी भूभाग में लगभग 108 निम्न स्तर के क्षेत्र है, जहां पर महामंत्र मंडल के योद्धा प्रवेश कर सकते हैं। बात अगर मध्य स्तर और उच्च स्तर के क्षेत्र की जाए तो उनके बारे में तो मेरे पिता को भी नहीं पता। हाँ, लेकिन जिस प्रकार वेदांत महल है, उसी प्रकार के सैकड़ों से हजारों महल इस पूरे दक्षिणी भूभाग में मौजूद है। अगर कम से कम भी देखा जाए तो भी पूरे दक्षिणी भूभाग में लाखों की संख्या में साम्राज्य होंगे। यहाँ पर कई ऐसे योद्धा हैं जिनके पास कई कीमती संसाधन हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अगर योद्धा इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे तो उतनी बड़ी मात्रा में ही संसाधन क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, प्रशांत ने जवाब दिया। इसी प्रकार की बातें करते हुए आकर्ष और उसका छोटा सा समूह एक दुकान के भीतर आ गए। यह एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसको देखने से ही पता चल रहा था कि यह किसी प्रभुत्वशाली व्यक्ति की दुकान होगी। स्वागत है आपका महोदय। दुकान के भीतर आते ही एक मध्य अवस्था के आदमी ने उन सभी का स्वागत किया। तुम्हारे पास पत्थरों की जितनी भी श्रेणी है, सबको एक एक करके दिखाओ, प्रशांत ने उस दुकानदार से कहा। जी बिल्कुल, इस तरफ आइए,
मध्य अवस्था के आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके बाद प्रशांत व बाकी सबको लेकर दुकान के एक कोने में आ गया। इस पूरी दुकान में कुल 36 बड़ी बड़ी मेजें लगी थी, जिनमें से वह अभी सबसे आखिरी वाली मेज के सामने खड़े थे। यहाँ पर सबसे छोटे पत्थर है। अधिकांश में जादुई अंगूठियां हैं। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो आपको चक्रपाल मंडल या सोमचक्र मंडल के किसी योद्धा की जादुई अंगूठी मिल सकती है। मध्य अवस्था के आदमी ने कहा, यह जुआ है। किस्मत अच्छी रही तब की बात है। किस्मत खराब हुई तो चाहे 100 जादुई अंगूठियां भी निकल जाएं, उनमें से एक भी जादुई अंगूठी किसी भूपाल मंडल तक के योद्धा की नहीं होगी। वरिष्ठ कंचन ने सभी छोटे पत्थरों को ध्यान से देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मध्य अवस्था के आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है आप यहाँ पर नए नहीं हैं। मध्य अवस्था के आदमी ने कहा, तुमने भी बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। चलो अब यह दिखावा छोड़ो और असली खेल शुरू करो। बड़े पत्थर कहाँ पर है यह बताओ। वरिष्ठ कंचन ने कहा। जी, मेरे साथ आइए। मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया और उसके बाद वरिष्ठ कंचन और बाकी सबको लेकर एक दूसरी मेज के पास आ गया। यहाँ पर थोड़े बड़े पत्थर थे। कुछ की लंबाई तो 2 मीटर की थी। यहाँ पर पहले से ही एक लड़का पत्थरों को खरीद रहा था। उसने अभी तक लगभग 100 पत्थर खरीद लिए थे, जिनमें से 80 पत्थरों को तो वह तोड़ चुका था और उनमें से कुछ भी कीमती नहीं निकला था। छोटे प्रमुख, हम 5 और पत्थर तोड़ते हैं। तब भी अगर कुछ नहीं निकला तो हम बाकी के पत्थर वापस दे देंगे। सच में आज बहुत भारी नुकसान हुआ है। उस लड़के के साथ आए एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, वह वाला पत्थर तोड़ो। उस लड़के ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। थर्ड। उदासी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर जैसे ही अगला पत्थर टूटा उसकी आंखें चमक उठी। अब की बार एक चक्रपाल श्रेणी की तलवार निकली थी। भले ही शामगढ़ एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन यहाँ पर कुछ योद्धा थे जिनके पास चक्रपाल श्रेणी के अस्त्र थे। बधाई हो महोदय। मध्य अवस्था के आदमी ने तुरंत उस लड़के को शुभकामनाएं दी। धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है। अब ज्यादा लालच करूंगा तो नुकसान मेरा ही होगा। एक काम कीजिए, बाकी के पत्थर वापस रख लीजिए। मेरे लिए यह तलवार ही पर्याप्त है। उस लड़के ने तलवार को बड़े ही उत्साह के साथ उठाया और बाकी के पत्थर वापस उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ कर दिए। जब तक पत्थरों को तोड़ा ना जाए, दुकानदार को उनको वापस लेने में कोई भी नुकसान नहीं होता था। पत्थर जब तक सुरक्षित होते थे, कोई दूसरा ग्राहक उनको खरीद लेता था। देखा आपने। अब आपका क्या कहना है? उस लड़के के वहां से जाने के बाद दुकानदार ने प्रशांत और आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे यह बाकी के पत्थर चाहिए। मैं इनको खरीदता हूं। प्रशांत ने जवाब दिया। दुकानदार ने इसके लिए तुरंत सहमति दे दी। थोड़ी ही देर में प्रशांत ने भी लगभग 10 से ज्यादा पत्थर तोड़ दिए। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसको कुछ भी कीमती नहीं मिला था। आकर्ष भाई, यह आखिरी के 3 पत्थर है। इनको तोड़ना चाहोगे? प्रशांत ने आकर्ष से कहा। तुम्हारी खुद की किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी किस्मत कुछ बदल देगी? मेरी किस्मत तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। आकर्ष ने जवाब दिया। हो सकता है तुम्हारी किस्मत ज्यादा खराब हो, पर मुझे यह पता है कि अगर मैंने बाकी के 3 पत्थरों को तोड़ा तो इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर तुम पत्थरों को तोड़ते हो तो ज्यादा खराब वस्तु निकली तो भी मुझे इतना दुख नहीं होगा। कम से कम मैं इस बात को लेकर तो खुश रहूंगा कि मेरी किस्मत अभी भी थोड़ी बहुत मेरा साथ दे रही है। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत कुछ बदल सकती है, तो फिर मैं भी एक कोशिश करके देख ही लेता हूं।
आकर्ष ने जवाब दिया और फिर सामने पड़े 3 पत्थरों में से एक पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर के टूटते ही सभी की नजरें सामान पर जाकर जम गई। प्रशांत के समय तो उच्च श्रेणी की तलवार निकल रही थी, लेकिन आकर्ष की किस्मत वाकई उससे भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके पत्थर तोड़ते ही अंदर से सिर्फ माध्यमिक श्रेणी की तलवार निकली थी। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी किस्मत तुमसे ज्यादा खराब है। बेहतर यही रहेगा कि बाकी के दोनों पत्थरों को तुम ही तोड़ो। आकर्ष ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी के दोनों पत्थरों को भी तुम ही तोड़ो। सिर्फ एक पत्थर से किसी की किस्मत का फैसला नहीं होता। प्रशांत ने जवाब दिया। बूम! आकर्ष ने आगे कुछ भी नहीं कहा। अपना हाथ आगे बढ़ाकर दूसरे पत्थर को उठाया और उसे तोड़ डाला। वेंग! जैसे ही वह दूसरा पत्थर टूटा, उसके भीतर से एक तेज ऊर्जा बाहर निकलने लगी। यह ऊर्जा एक तलवार की थी। सैन्य श्रेणी का अस्त्र। आकर्ष ने उस तलवार को देखते ही पहचान लिया। यह पहली बार नहीं था जब वो इस प्रकार के अस्त्र को देख रहा था। एक समय था जब उसके खुद के पास ऐसी ही एक तलवार हुआ करती थी। अस्त्र को देखते ही दुकान के कई सारे कर्मचारी हरकत में आ गए। इतना तो पक्का था कि आकर्ष की भांति उन लोगों ने भी उस अस्त्र को पहचान लिया था। एक सैन्य श्रेणी का अस्त्र, हम इसे खरीदना चाहेंगे। हम इसके लिए 10 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। अचानक से एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आवाज ने आकर्ष और उसके सभी साथियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी दुकान के भीतर से आया था। उसका अपना एक व्यक्तिगत कमरा था। इस कारण से आकर्ष और प्रशांत दोनों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि यह व्यक्ति इस दुकान की पूरी व्यवस्था देखता है। सैन्य श्रेणी का अस्त्र चक्रपाल श्रेणी के अस्त्रों से भी कई गुना ज्यादा कीमती होता था। प्रशांत तक इसकी कीमत जानता था, फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि दुकान के व्यवस्थापक को इसके बारे में जानकारी ना हो। बाकी सबको जल्द से जल्द बाहर निकालो। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने दुकानदार और बाकी सभी कर्मचारियों को ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आदेश दिया। माफ कीजिए, आज हम दुकान बंद कर रहे हैं। आप सब कल आइएगा। सारे कर्मचारी ने यह कहते हुए सारे ग्राहकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस बीच वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी आकर्ष के समूह के ठीक सामने आकर खड़ा हो चुका था। 1 करोड़ उच्च श्रेणी के देव क्रिस्टल। इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक सैन्य श्रेणी के अस्त्र की कीमत क्या होती है। सैन्य श्रेणी के अस्त्र की शुरुआती कीमत भी 1 अरब उच्च श्रेणी के क्रिस्टल होते हैं। आप मेरा अस्त्र 100 गुना कम कीमत में खरीदना चाहते हैं? प्रशांत ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से कहा। बच्चे, कई बार सामान को बेचना ज्यादा फायदेमंद रहता है, फिर चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तुम्हें अंदाजा नहीं है यह दुकान किसकी है। दुकान के वास्तविक मालिक से दुश्मनी मोल लेने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम बस अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। कहीं दुकान के मालिक से पहले तुम्हारा हाल खराब ना हो जाए। बुजुर्ग अवस्था के गंभीर शब्दों को सुनकर वरिष्ठ कंचन ने भी गंभीर स्वर में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे तलवार देने को कहा। आकर्ष ने बिना किसी संकोच के तलवार वरिष्ठ कंचन को दे दी। सच कहे तो आकर्ष को उस तलवार से उतना ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही सैन्य श्रेणी के 3 शक्तिशाली अस्त्र थे। इनमें से 2 तो जादुई अंगूठियां थी जो उस रहस्यमयी योद्धा अभिराज की थी, जो आकर्ष से मिलने वाला था लेकिन अभी तक मिला नहीं था। वही आखिरी वाला अस्त्र वह अस्त्र था जो उसकी ताकत को तुरंत बढ़ा सकता था, उसका मयूर पंख। इसके अलावा उसकी वह तलवार भी तो थी जो उसके शरीर में छुपी हुई थी और जिसका निशान उसके हाथ पर उभरा हुआ था। वरिष्ठ कंचन ने जब तलवार को अपने हाथ में लिया तो उन्हें उसकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी।
आखिरकार सैन्य श्रेणी के अस्त्र को अपने हाथ में उठाने का अवसर प्रतिदिन नहीं मिलता था। इसलिए कोई भी योद्धा एक बार उस तलवार को हाथ में लेने के बाद तलवार की ऊर्जा को महसूस करके उसकी कीमत को बता सकता था। इधर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जब वरिष्ठ कंचन के स्वर सुन तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। यह दुकान असल में शामगढ़ के 9वें राजकुमार की थी। राजकुमार मतलब कि शाही परिवार का समर्थन, और पूरे साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं था जो शाही परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को लग रहा था कि यह सारे ग्राहक उन्हीं के साम्राज्य के हैं। इसलिए उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, यह दुकान 9वें राजकुमार की है। तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इस तलवार को लेकर यहां से सुरक्षित बाहर जा सकते हो? 9वें राजकुमार की दुकान। लगता है अपने राजकुमार की ताकत पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही विश्वास है। चलो फिर ठीक है, मैं यहीं पर खड़े होकर तुम्हारे राजकुमार का इंतजार करता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे राज्य का राजकुमार मेरा करता क्या है। वरिष्ठ कंचन ने बिल्कुल सामान्य शब्दों में उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की बात का जवाब दिया। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जब उनकी बात सुनी तो एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। आखिर यह लोग हैं कौन? उस आदमी ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। उसके मन में सवाल जरूर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनको ऐसे ही जाने देने वाला था। उसने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी में से एक संदेश वाला टोकन निकाला और उसको 9वें राजकुमार के पास भेज दिया। वरिष्ठ कंचन ने उसको ऐसा करते देखा तो था, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अपने स्थान पर खड़े होकर वह राजकुमार के आने का इंतजार करने लगे। जितना दिखावा करना है कर लो, मैं भी देखता हूं जब राजकुमार यहां पर आते हैं तो तुम लोग अपने आप को कैसे बचाते हो। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने मन ही मन अपने आप से कहा। इधर प्रशांत और आकर्ष को भी समझ में आ रहा था कि एक अस्त्र के लिए वह दो साम्राज्यों की आपसी लड़ाई नहीं करवा सकते हैं। वरिष्ठ कंचन को एक छोटे साम्राज्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी बात अलग है। अस्त्र हमारे पास रखना क्या एक सही फैसला होगा? प्रशांत ने संदेश भेजकर आकर्ष से पूछा। सच कहूं तो अस्त्र को अपने आप पास रखना ज्यादा खतरनाक होगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम अस्त्र को भी अपने पास रख सकते हैं और इससे हमें फायदा भी होगा। साथ में शामगढ़ के लोग चाहकर भी हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। मैं सुनना चाहूंगा, प्रशांत ने पूछा। इस अस्त्र को वरिष्ठ कंचन को सौंप दो। इनका परिवार बहुत शक्तिशाली है, इनको कोई भी निशाना नहीं बनाएगा। अगर अस्त्र इन्हें दे देते हैं तो इनका परिवार खुश होकर बदले में हमें कुछ कीमत दे देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके परिवार के साथ हमारे संबंध भी काफी अच्छे हो जाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा? प्रशांत ने उत्साहित होते हुए कहा। इसके बाद उसने इस बारे में वरिष्ठ कंचन से बात की। इधर 9वें राजकुमार को जैसे ही संदेश प्राप्त हुआ तो वह तुरंत अपनी दुकान में आ गया। मैं ज्यादा बातचीत करके आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे यह अस्त्र चाहिए। तरीके से देते हैं तो ठीक है, वरना राजकुमार ने आते ही धमकी देने की कोशिश की। उसके साथ दो बुजुर्ग अवस्था के आदमी भी आए थे जिन्होंने भोपाल मंडल में 9 सिद्धांतों को समझ लिया था। बुश अभी उसने आधी ही धमकी दी थी कि वरिष्ठ कंचन अपने स्थान से आगे बढ़े और उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तीनों पर दबाव दे दिया। राजकुमार के साथ आए दोनों बुजुर्ग अवस्था के आदमियों के चेहरे तुरंत ही पीले पड़ गए। दोनों को खून की उल्टियां होने लगी। रही बात राजकुमार की तो वरिष्ठ कंचन ने जानबूझकर उस पर अपनी ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। भले ही वह कैसा भी हो, लेकिन था एक राजकुमार। उसको चोट पहुंचाने का मतलब था शामगढ़ के राजा को चुनौती देना। राजकुमार, धमकी देने से पहले तुम्हें पता कर लेना चाहिए था कि तुम धमकी दे किसे रहे हो। मेरा नाम कंचन है।
तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में बताया होगा, है ना? अगर ना बताया हो तो जाकर अपने पिता से पूछ लेना। इतना कहकर वरिष्ठ कंचन आकर्ष, प्रशांत व अर्जुन के साथ वहां से रवाना हो गए। राजकुमार अभी भी स्तब्ध होकर अपने स्थान पर खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उसने वरिष्ठ कंचन को धमकी देने की कोशिश की थी। निश्चित रूप से उसके पिता ने उसे वरिष्ठ कंचन के बारे में बताया था। बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा था कि एक बार के लिए गंधर्वगढ़ के राजा को गुस्सा दिला देना, लेकिन वरिष्ठ कंचन को गुस्सा मत दिलाना क्योंकि उनका परिवार बहुत शक्तिशाली है। उसके पिता के अनुसार वरिष्ठ कंचन उनके बहुत ही खास मेहमान थे। मूर्ख कहीं के, तुमने उस पत्थर को शुरुआत से ही संभाल कर क्यों नहीं रखा? नौवें राजकुमार ने अब अपना सारा गुस्सा अपने दुकान के व्यवस्थापक, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर उतारा। मन ही मन वो बस एक उम्मीद कर रहा था कि वरिष्ठ कंचन जाकर उसके पिता से इस बारे में शिकायत न करें, क्योंकि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चला तो निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा मिलने वाली थी। वरिष्ठ कंचन का परिवार सिर्फ कुछ घंटे में उनके पूरे साम्राज्य को खत्म करने की क्षमता रखता था। उसकी एक गलती पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकती थी। इधर उस दुकान से निकलने के बाद आकर्ष, एल्डर कंचन और प्रशांत काफी तेजी से वापस अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ने लगे। एल्डर कंचन के पास इस समय जो तलवार थी वह बहुत ही ज्यादा कीमती थी। इस बात का तो उन्हें भरोसा था कि शामगढ़ के राजा उन पर प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी लोग डरकर पीछे हटने वाले थे। साम्राज्य में कई और शक्तिशाली योद्धा भी थे जो किसी बड़ी ताकत से संबंध नहीं रखते थे। लालच में आकर वह उन्हें निशाना बना सकते थे। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। आकर्ष को अपने मस्तिष्क में एक स्वर सुनाई दिया। हम। आकर्ष के लिए यह आवाज अपरिचित नहीं थी। उसने पहले भी इसको कई बार सुना था। यह दिव्य ज्वाला की आवाज थी। सब ठीक तो है? तुम्हें महसूस क्या हो रहा है? आकर्ष ने पूछा। इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के बाद इतना तो आकर्ष को भी समझ में आने लगा था कि वह लोग सिर्फ तब ही बोलते थे जब कोई बहुत ही जरूरी विषय पर बात करनी हो। मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कहीं पर पहले स्तर का क्षिति मौजूद है। दिव्य ज्वाला आत्मना संयुता येते पंच देवतत्व का है। धातु सम्राट, जिसको अयस कहते हैं, यह सबसे पहला दिव्य तत्व है। क्षिति, जो मिट्टी का प्रतीक है, जब कुछ भी नहीं था तब इसी की सहायता से रचना की गई थी। यह दूसरा दिव्य तत्व है। वनस, जो लकड़ी का प्रतीक है, जिसका निर्माण मिट्टी, जल और वायु तीनों के मिश्रण से होता है, इसे तीसरा दिव्य तत्व माना गया है। तेजस, एक धातु जो ताप उत्पन्न करती है, जिसके अस्तित्व में रहने का उद्देश्य ही शरीर को संचालित करना हो, इस दिव्य तत्व में चौथा स्थान दिया गया है। और आखिर में दिव्य ज्वाला, अर्थात मैं, जो अपने ताप और ऊर्जा से एक सामान्य शरीर को भी दिव्य शरीर बना सकता हूँ, मैं पांचवा दिव्य तत्व हूँ। हम सबका निर्माण एक सोच के साथ हुआ, परंतु यह सोच किसकी थी और निर्माणकर्ता कौन था, हमें नहीं पता। दिव्य ज्वाला ने जवाब दिया। यह सही कह रहा है। मुझे भी क्षिति की मौजूदगी महसूस हो रही है। अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो 5 में से 3 दिव्य तत्व आपके शरीर में आ जाएंगे। ज्यादा नहीं, बस हम 3 दिव्य तत्वों को ही अपने मूल अवतार में अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरे एकांश में आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक इसी समय पर धातु सम्राट अयस का स्वर भी आकर्ष के मस्तिष्क में सुनाई दिया। एकांश के बारे में आकर्ष को थोड़ा बहुत पता था। जिस प्रकार मृत्यु लोक में निम्नतल और उच्चतल थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी कई अलग अलग प्रकार के तल थे। देवतल इनमें से सिर्फ एक था और इसी के भीतर 81 देवतल मौजूद थे। जिस दिव्य तल पर आकर्ष को जाना था वह जगह भी इसी एकांश का हिस्सा थी। प्रशांत, वरिष्ठ कंचन, आप दोनों आगे जाएं। मुझे यहाँ बाजार में थोड़ा काम है। मामले की गंभीरता को समझते हुए आकर्ष ने प्रशांत और वरिष्ठ कंचन से कहा।
उसकी बात सुनकर प्रशांत और वरिष्ठ कंचन दोनों के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। आकर्ष, हमारे पास सैन्य श्रेणी की तलवार है। यहाँ पर हम जितनी देर रुकेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमें निशाना बनाएंगे। क्यों ना हम पहले प्रभाकर से जाकर मिल लें। इस तलवार को किसी गुप्त स्थान पर छुपाने के बाद हम वापस लौट आएंगे, वरिष्ठ कंचन ने कहा। लेकिन आकर्ष के पास इतना समय नहीं था। क्या पता तब तक कोई और क्षिति को हासिल कर ले। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर वरिष्ठ कंचन चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वुश! तभी वरिष्ठ दशरथ वहां पर प्रकट हुए। बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चों के साथ बाजार में घूमो। मैं थोड़ी देर में आता हूं, वरिष्ठ कंचन ने वरिष्ठ दशरथ से कहा और उसी क्षण वहां से गायब हो गए। दोस्तों, आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। चैनल पर आपका सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं और अभी तक चैनल का मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है। मैं पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए वीडियो और कहानियां बनाता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो तो अपने परिवार या दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवा दें, ताकि हम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। अगर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे नहीं हुए तो शायद मैं इस कहानी को आगे जारी न रख पाऊं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से दिल से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तीसरा दिव्य तत्व, क्षिति और सिद्धांत। वरिष्ठ दशरथ, आप यहाँ? प्रशांत ने वरिष्ठ दशरथ से पूछा। तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता हो रही थी। उस सैन्य श्रेणी की तलवार की खबर काफी जल्दी आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। पर लगता है वह बेकार में ही चिंता कर रहे थे। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। चलो बताओ, तुम बच्चों को अब और कहाँ जाना है? वरिष्ठ दशरथ ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद प्रशांत से कहा। इस पर प्रशांत आकर्ष की तरफ देखने लगा। अब जाना कहाँ है, इस बारे में तो आकर्ष को भी पता नहीं था, तो उसने अपने आत्ममंडल में बैठे दोनों दिव्य तत्वों से पूछा। दोनों उसे रास्ता दिखाने लगे। मुश्किल से 10 मिनट चलने के बाद वो लोग एक छोटी सी दुकान में आ गए। मेरी दुकान बहुत छोटी है महोदय। यहाँ पर आपको ज्यादा कीमती सामान नहीं मिलेगा। आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे पत्थर चुनने में मदद कर सकता हूँ। अगर आप ज्यादा संख्या में पत्थर खरीदते हैं तो मैं कीमत भी ठीक ठाक लगा दूंगा, दुकानदार ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। यह दुकान बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी कि यहाँ पर दुकानदार की मदद के लिए उसका कोई सहायक भी नहीं था। दिव्य ज्वाला और अयस की मदद से आकर्ष ने एक पत्थर को चुन लिया जिसके भीतर क्षिति की ऊर्जा मौजूद थी। इस समय बहुत ही छोटी मात्रा में यह ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसका मतलब था कि यह तत्व अपने पहले स्तर में था। दुकानदार को शक ना हो इसलिए आकर्ष उस एक पत्थर के अलावा आसपास के कई और पत्थरों को भी खरीदने लगा। यह पत्थर ज्यादा बड़े नहीं हैं, ऊपर से इनका आकार भी स्पष्ट नहीं है। जहां तक मुझे लगता है तो बहुत ही कम संभावना है कि इनके भीतर कोई अच्छे संसाधन हो। कोई और अगर ऐसा कर रहा होता तो मैं उसे निश्चित रूप से मना करता, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपना ही नुकसान करेगा। लेकिन तुम पर मुझे भरोसा है। तुमने अगर किसी पत्थर को चुना है तो बेवजह तो नहीं चुना होगा। एक बार तुम भी कोशिश करके देख ही लो, क्या पता किस्मत थोड़ी देर पहले के जैसी हो और कुछ कीमती मिल जाए। प्रशांत ने आकर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जब से आकर्ष की वजह से उसे वह सैन्य श्रेणी की तलवार मिली थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना तो उसे भी पता था कि अगर आकर्ष की जगह कोई और होता तो अब तक उस तलवार को हासिल करने की असंख्य कोशिशें कर चुका होता। इधर आकर्ष के मन में कुछ और ही चल रहा था।
असल में जब उसे पहली बार क्षिति के बारे में पता चला था तो उसे लगा था कि वो किसी आकार में होगी। इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह उसे एक पत्थर के भीतर मिल सकती है। ऊपर से दुकानदार की उस छोटी सी दुकान को देखकर किसी को सपने में भी नहीं लग सकता था कि वहां पर कुछ कीमती हो सकता है। आकर्ष ने क्योंकि कई सारे पत्थर एक साथ खरीदे थे, तो किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि उनके भीतर कुछ कीमती हो सकता है। बड़ी ही आसानी से आकर्ष उनको लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने उन पत्थरों को वहां पर नहीं खोला, क्योंकि उसे पता था कि अगर सभी के सामने क्षिति प्रकट हुआ तो किसी न किसी को तो शक हो ही जाएगा। इसलिए उसने पूरी सावधानी रखी। अपने कमरे में आने के बाद और दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद उसने अपनी जादुई अंगूठी से में से वह पत्थर निकाला जिसमें क्षिति था। धीरे धीरे उसने उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक हल्के सुनहरे रंग की रेत का बना बालू पत्थर प्रकट हो गया। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से दिव्य ज्वाला का स्वर आकर्ष को सुनाई पड़ा। गड़बड़? कैसी गड़बड़? आकर्ष ने पूछा। यह पत्थर, मेरा मतलब क्षिति, यह अपने पहले स्तर में नहीं है बल्कि तीसरे स्तर में है। अयस का स्वर सुनाई दिया। तीसरे स्तर में? पर इसकी ऊर्जा और आभा तो तुम दोनों से भी कमजोर है। आकर्ष ने पूछा। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि काफी लंबे समय से इसका कोई मालिक ना रहा हो, जिस वजह से इसकी खुद की ऊर्जा सो चुकी है। एक काम कीजिए, इसे पहले अपना खून दीजिए। अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो ही हम इसको शरीर के भीतर आने देंगे। दिव्य ज्वाला ने कहा। ठीक है। आकर्ष ने उनकी बात मान ली और अपनी पहली उंगली से खून की एक बूंद निकालकर उस बालू पत्थर पर डाल दी। पत्थर ने तुरंत ही उस खून को अपने भीतर अवशोषित कर लिया, जिसके बाद पूरा पत्थर सुनहरे रंग में चमकने लगा। सही मौका देखकर धातु सम्राट अयस और दिव्य ज्वाला दोनों आकर्ष के शरीर से बाहर आए और उस बालू पत्थर को दोनों तरफ से घेरकर उसे हवा में उठा लिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बालू पत्थर छोटा होने लगा और आखिर में बस उतना सा रह गया जितना कि आकर्ष के खून की एक बूंद थी। वही खून की एक बूंद वापस से उसकी हथेली पर जाकर गिरी और उसकी हथेली से होते हुए कंधे तक फैल गई। ऐसा होते ही आकर्ष को अपने हाथ के ऊपर एक आवरण महसूस होने लगा। वह देख पा रहा था कि उसके पूरे सीधे हाथ के ऊपर कछुए की ढाल के जैसा कोई तो आवरण था, जो एक प्रकार से उसी के शरीर का अंग लग रहा था। अब जहां उसके बाहरी शरीर पर यह सब कुछ हो रहा था, वही उसके आत्ममंडल में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी। यह क्षिति थी, पर आकर्ष अभी भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। क्या हो रहा है? यह तुम दोनों की तरह बात क्यों नहीं कर पा रहा? आकर्ष ने पूछा। इसके पास ऊर्जा नहीं बची है। आपको आसपास की देव ऊर्जा को अवशोषित करके इसको देनी होगी ताकि यह होश में आ जाए। चिंता मत कीजिए, इस दौरान यह आपकी ऊर्जा नहीं खींचेगा। धातु सम्राट अयस की आवाज आकर्ष को सुनाई पड़ी। उसके बताए अनुसार आकर्ष ने अब अपनी आंखें बंद की और अपने आसपास की देव ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे क्षिति के भीतर से एक ऊर्जा महसूस होने लगी। अब जहां आकर्ष अपने शरीर को मजबूत बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ शामगढ़ साम्राज्य के साथ साथ आसपास के कई साम्राज्यों में यह खबर जंगल के आग की तरह फैल चुकी थी कि वरिष्ठ कंचन को एक सैन्य श्रेणी की तलवार हासिल हो गई है। कई सारे योद्धा जो किसी बड़ी ताकत से संबंध नहीं रखते थे, उस तलवार को हासिल करने के लिए शामगढ़ साम्राज्य में आने लगे। वरिष्ठ कंचन को पता था कि ऐसी कोई स्थिति आएगी, इसलिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सैन्य श्रेणी की तलवार इस समय उनके पास नहीं है। उन्होंने उसे कहीं पर छुपा दिया है। इस तलवार के बारे में सिंहपाल परिवार के पास संदेश भेजा जा चुका है और बहुत जल्द परिवार के कई शक्तिशाली योद्धा उस तलवार को हासिल करने के लिए आ जाएंगे।
इस दौरान अगर किसी ने भी वरिष्ठ कंचन को निशाना बनाने की कोशिश की तो सिंहपाल परिवार उस योद्धा को निशाना बनाएगा। लालची योद्धाओं के पास जब यह खबर पहुंची तो सभी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया। लोग अब वरिष्ठ कंचन को निशाना बनाने से डरने लगे क्योंकि वरिष्ठ कंचन के अनुसार तलवार उनके पास नहीं थी। अगर कोई लालच में आकर उन्हें खत्म कर देता है तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उल्टा इस चक्कर में सिंहपाल परिवार उनके पीछे पड़ सकता था। कुछ दिन इसी माहौल में गुजरे। आखिरकार वह दिन आ चुका था जब नीलामी होने वाली थी। इधर आकर्ष के आत्ममंडल में क्षिति होश में आ चुका था। दिव्य ज्वाला और धातु सम्राट अयस दोनों एक ही शरीर में। किसी बच्चे की आवाज आकर्ष को अपने मस्तिष्क में सुनाई पड़ी। आकर्ष के लिए यह आवाज नई जरूर थी, लेकिन पहचानने में उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि यह आवाज क्षिति की है। 99 देव नाड़ियां। तो दोनों के एक ही शरीर में रहने का कारण यह है। अब समझ में आया कि दोनों सहमत कैसे हो गए। बच्चे की आवाज फिर से सुनाई पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद से ही बातें कर रहा हो। कुछ देर तक आकर्ष के शरीर का निरीक्षण करने के बाद उसने धातु सम्राट अयस और दिव्य ज्वाला दोनों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो तुम दोनों, यह शरीर अब से मेरा है। मैं यहां पर अकेला रहूंगा। तुम दोनों यहां से निकल जाओ। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि उसे धातु सम्राट अयस और दिव्य ज्वाला दोनों की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी। सुन रहे हो? यह बच्चा तो हम पर गुस्सा हो रहा है। लगता है इसको बताना ही होगा कि यह किसके घर में है। दिव्य ज्वाला ने धातु सम्राट को संबोधित करते हुए कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। धातु सम्राट की तरफ से जवाब आया। इसके बाद दोनों ऊर्जा की एक तरंग में बदले और उस छोटे से क्षिति पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के बीच मुश्किल से 5 मिनट तक लड़ाई चली होगी। रुको रुको रुको, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। एक अकेले तत्व को निशाना कैसे बना रहे हो? हिम्मत है तो एक एक करके लड़ो। क्षिति की बच्चे जैसी आवाज आकर्ष के मस्तिष्क में गूंजने लगी। वह अपने तीसरे स्तर में जरूर था, लेकिन उसकी ताकत अभी अभी ही वापस लौटी थी। वो पहले के जितना शक्तिशाली नहीं था। ऐसे में तीसरे स्तर में होते हुए भी दिव्य ज्वाला और धातु सम्राट अयस का सामना नहीं कर सकता था। क्षिति, जीवन और मृत्यु के मुकाबले में नियम नहीं देखे जाते। तुम इस शरीर में अपनी इच्छा से नहीं आए हो, बल्कि हम दोनों तुम्हें यहां पर लेकर आए हैं। मेरे और दिव्य ज्वाला, हम दोनों के बीच में संधि हुई थी। हम दोनों का इस शरीर पर अधिकार है। ऐसे में अगर तुम हम में से किसी भी एक को निशाना बनाने की कोशिश करोगे तो दूसरे को बीच में आना होगा। धातु सम्राट अयस ने कहा। 5 दिव्य तत्वों में से एक होने के कारण क्षिति में स्वाभिमान बहुत था। ऐसे में स्वाभाविक था कि वह किसी और के साथ शरीर साझा न करें। संधि, 2 दिव्य तत्वों के बीच संधि। शायद तुम दोनों यह बात भूल चुके हो कि तुम दोनों का अस्तित्व कहां से है। क्या तुम दोनों में बिल्कुल भी स्वाभिमान नहीं है? क्षिति ने गुस्सा होते हुए कहा। अब क्योंकि उसकी आवाज बच्चों के जैसी थी, इस कारण उसके गुस्से से भरे शब्द भी बड़े प्यारे लग रहे थे। स्वाभिमान? स्वाभिमान तब देखा जाता है जब आपके पास पर्याप्त रूप से क्षमता हो। धातु सम्राट अयस ने क्या गलत कहा? जब मैंने पहली बार इस शरीर को देखा था, उस समय धातु सम्राट अयस पहले से इसी शरीर में था। यह अपने दूसरे स्तर में था। मैं भी अपने दूसरे स्तर में था, पर इसके बावजूद इसने मुझसे कहा कि हम दोनों एक साथ इस शरीर में रह सकते हैं। इसका आगे चलकर मुझे ही फायदा हुआ। एक दूसरे स्तर की दिव्य ज्वाला ने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की, पर उस समय धातु सम्राट अयस ने बीच में आकर मेरी मदद की और उस दिव्य ज्वाला को अवशोषित करने में भी मेरा काफी साथ दिया। इसी की बदौलत मैं अपने तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाया। आगे कभी अगर दूसरे या फिर तीसरे स्तर के धातु सम्राट से हमारा सामना होता है तो मैं भी धातु सम्राट की मदद करूंगा। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए हम जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा पाएंगे।
अगर हमने अपने स्वाभिमान को बीच में लाया होता तो क्या हमें यह ताकत हासिल होती? दिव्य ज्वाला ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर क्षिति बिल्कुल चुप हो गया। दिव्य ज्वाला का कहना बिल्कुल सही था। लड़ाई के दौरान जितनी मदद मिले उतनी ही ज्यादा जीतने की संभावना बढ़ती है। यह बात तो क्षिति को भी पता थी कि अगर कोई ऐसा दुश्मन जो ताकत के मामले में उसके बराबर है तो वहां पर वह तब तक नहीं जीत सकता था जब तक कि कोई बाहरी तत्व उसकी मदद ना करे। क्षिति, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प है। अगर इस शरीर में रहना है तो हमारे साथ रहना होगा। हमारे साथ रहे तो आगे भविष्य में अगर चौथे स्तर का कोई क्षिति हमें मिलता है तो हम वह तुम्हें दे देंगे। इससे तुम खुद अपने चौथे स्तर में प्रवेश कर पाओगे। दूसरा विकल्प है यहां से जाना। अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए सही क्या है, मिलकर आगे बढ़ना या अकेले रास्ते पर जाकर दूसरों का शिकार बनना। धातु सम्राट अयस ने कहा। आकर्ष इस दौरान चुपचाप उन सब की बातें सुन रहा था। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि धातु सम्राट अयस और दिव्य ज्वाला दोनों मिलकर क्षिति को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षिति की चुप्पी साफ बता रही थी कि उस पर उन दोनों के शब्दों का असर हो रहा था। और क्या हुआ अगर चौथे स्तर का क्षिति हम सब पर भारी पड़ गया? तब तो न सिर्फ मैं मर जाऊंगा बल्कि इस शरीर का मालिक और तुम दोनों भी अपना अस्तित्व खो दोगे। काफी देर सोचने के बाद क्षिति ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ऐसा होने की संभावना तो है, पर संभावना तो यह भी है कि अगर तुम अकेले हुए तो और भी आसानी से शिकार बनोगे। वहीं अगर तुम हम सब के साथ हुए तो हम सब मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे और तब शायद उसे हराने की थोड़ी बहुत संभावना होगी। इसलिए अच्छे से सोचकर फैसला करो। धातु सम्राट अयस ने कहा। यह सुनकर क्षिति फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। लगता है तुम फैसला करने में कठिनाई महसूस कर रहे हो। चलो एक बात बताओ, एक दिव्य तत्व होते हुए तुम भला एक पत्थर के भीतर बंद कैसे हो गए? तुम्हारे पुराने मालिक के साथ क्या हुआ? दिव्य ज्वाला ने पूछा। कई हजार साल पहले जब मैं अपने पुराने मालिक के शरीर में था, उस दौरान मेरा सामना एक दूसरे स्तर के क्षिति से हुआ। अपने उस शरीर के मालिक के साथ मैंने उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मेरे मालिक का शरीर जलकर नष्ट हो गया। किसी तरह से मैं अपने आप को जिंदा रख पाया और मैंने दूसरे क्षिति को अवशोषित कर लिया। हालांकि इसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ी। मैंने अपने तीसरे स्तर में तो प्रवेश किया, लेकिन इतना कमजोर हो गया कि ज्यादा देर तक अपने आप को होश में नहीं रख पाया। अपने आप को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपने चारों तरफ एक पत्थर का आवरण तैयार कर दिया और वही पत्थर आगे चलकर तुम लोगों को मिला। क्षिति ने जवाब दिया। देखा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अपने बराबर के स्तर वाले क्षिति का सामना करने में भी तुम्हें इतनी कठिनाई हुई तो सोचकर देखो, अगर कोई तुमसे शक्तिशाली हुआ तो तब क्या करोगे? इस शरीर पर मुझे विश्वास है कि यह इतनी आसानी से हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मेरी मजबूती पर तो विश्वास होगा। मैं तुम्हें और इस शरीर को दूसरे क्षिति से बचाऊंगा। वही दिव्य ज्वाला तुम्हारी मदद करेगा। इस तरह तुम्हारे लिए अपने से शक्तिशाली क्षिति को हराना भी मुश्किल नहीं होगा। धातु सम्राट अयस ने कहा। अब की बार उसके शब्दों का असर क्षिति पर पूरी तरह से हो गया। लगभग 15 मिनट सोचने के बाद उसने दोनों की बात मान ली और साथ में रहने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर आकर्ष को भी खुशी हुई। धातु सम्राट अयस दूसरों को अपने शब्दों के जाल में फंसाने में बहुत ही सक्षम है। वैसे वह मेरी आत्मा और शरीर को बाहरी खतरों से बचा सकता है। दिव्य ज्वाला देव ज्वाला की तरह मदद कर सकती है। ऐसे में यह क्षिति आखिर मेरी मदद किस प्रकार से करेगा? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। वह इस बारे में सोच रहा था कि तभी उसे कमरे के बाहर से किसी का स्वर सुनाई पड़ा। आखिरकार मुझे भी एक सैन्य श्रेणी का अस्त्र हासिल हो ही गया। मैं धनराज अब अपने बराबरी के सभी योद्धाओं को आसानी से मार पाऊंगा। यह स्वर किसी बुजुर्ग अवस्था के आदमी का था।
आवाज से तो आकर्ष इसको पहचान नहीं पा रहा था, पर जब उसने धनराज नाम सुना तो उसे कुछ याद आने लगा। जहां तक मुझे याद है तो प्रशांत के अनुसार धनराज सिंहपाल परिवार के दो उप प्रमुखों में से एक है। सैन्य श्रेणी का अस्त्र वरिष्ठ कंचन के पास था। धनराज को अगर यह अस्त्र हासिल हुआ है तो निश्चित रूप से यह वही धनराज होना चाहिए। सोचा नहीं था कि सिंहपाल परिवार इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देकर यहां पर आ जाएगा। आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से कहा। प्रशांत ने उसे सिर्फ धनराज की पहचान नहीं बताई थी, बल्कि यह भी बताया था कि वह कितना शक्तिशाली योद्धा है। धनराज चक्रपाल श्रेणी के उच्च स्तर का देव जीव था। पूरे सिंहपाल परिवार में इस प्रकार के सिर्फ 5 जीव थे। इस श्रेणी के उच्च स्तर के जीव बड़ी आसानी से चक्रपाल मंडल में 7 से 9 सिद्धांत समझ सकते थे। प्रशांत के अनुसार धनराज चक्रपाल मंडल में 10 सिद्धांत समझ चुका था, क्योंकि उसकी प्रतिभा बाकी के जीवों से बहुत आगे थी। ऐसे में अगर इस सैन्य श्रेणी के अस्त्र को उसकी ताकत में शामिल कर लिया जाए तो वह चक्रपाल मंडल में लगभग अजेय बन चुका था। यह परिवार इतना ताकतवर था, लेकिन अभी तक इस परिवार में सिर्फ एक ही सैन्य श्रेणी का अस्त्र था। इस दूसरे सैन्य श्रेणी के स्तर के आ जाने के बाद अब उनके परिवार की पूरी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी कारण से तो धनराज की आवाज में भी उत्साह का भाव साफ झलक रहा था। अभी धनराज का जो स्वर सुनाई दिया था वह सिर्फ आकर्ष को सुनाई नहीं दिया, बल्कि पूरे साम्राज्य में यह स्वर गूंज रहा था। धनराज न सिर्फ यह बता रहे थे कि यहाँ पर उन्हें यह नई तलवार हासिल हो चुकी है, बल्कि वह उन लोगों को चेतावनी दे रहे थे जो इस तलवार के लालच में यहाँ पर आए थे। उनकी यह तरकीब काम कर गई। अधिकांश योद्धाओं के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि धनराज कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। उन्होंने 10 सिद्धांत समझ लिए थे, वह भी चक्रपाल मंडल में। शामगढ़ साम्राज्य में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे वह भी 1 से 2 सिद्धांत समझ पाए थे। ऐसे में अगर उनका पूरा समूह भी एक साथ मिलकर धनराज के सामने आता तो उनको उस पूरे समूह को खत्म करने में मुश्किल से 2 सेकंड का समय लगता। पूरा समूह धीरे धीरे करके साम्राज्य छोड़कर जाने लगा। लगभग 15 मिनट बाद किसी ने आकर्ष के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जब आकर्ष ने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर प्रशांत खड़ा था। आकर्ष भाई, मेरे साथ चलो। वरिष्ठ कंचन के परिवार से एक शक्तिशाली योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं। वह हम दोनों से मिलना चाहते हैं। प्रशांत ने आकर्ष से कहा। हम दोनों से? कोई खास वजह? आकर्ष ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। वजह है सैन्य श्रेणी की तलवार। खरीदी मैंने थी और पत्थर को तुमने तोड़ा था। वरिष्ठ धनराज की नजर में हम दोनों ने ही ऐसा करके उनके परिवार की मदद की है, इसलिए वह हमें इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के एहसान रखना पसंद नहीं है। प्रशांत ने जवाब दिया। आकर्ष एक बार के लिए तो मना करना चाहता था, पर प्रशांत के ज्यादा दबाव देने के बाद वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में दोनों वरिष्ठ धनराज के पास पहुंच गए। वहां पर वरिष्ठ कंचन और वरिष्ठ दशरथ भी खड़े थे। वैसे तो वरिष्ठ दशरथ किसी को ज्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन आज वह भी अपना सिर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति ताकत के मामले में उनसे बहुत आगे था। प्रणाम वरिष्ठ धनराज। आकर्ष और प्रशांत दोनों ने ही वरिष्ठ धनराज को प्रणाम किया। वरिष्ठ यही है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। दोनों के प्रणाम करने के बाद वरिष्ठ कंचन ने उन दोनों का परिचय वरिष्ठ धनराज से करवाया। प्रतिभाशाली तो हो, 100 वर्ष से कम उम्र का योद्धा, महामंत्र मंडल के चौथे स्तर का ऊर्जा स्तर। सच कहूं तो हमारे परिवार में भी कुछ इंसान है, लेकिन वह सिर्फ प्राथमिक शिष्य ही बन पाए हैं। सोच रहा था तुम्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लूं, लेकिन अगर तुम हमारे परिवार में शामिल हुए तो सिर्फ प्राथमिक शिष्य ही बन पाओगे, जो तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए प्रतिरोध के अलावा और कुछ नहीं होगा। वरिष्ठ धनराज ने आकर्ष के शरीर का निरीक्षण करने के बाद कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन मैं अभी जहां पर हूं वहीं पर खुश हूं। मेरी मंजिल कहीं और है।
आप बस उस इनाम की बात कीजिए जिसके लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। मुझे विश्वास है कि आपके पास भी इतना समय नहीं होगा कि हम जैसे बच्चों के साथ उसे व्यर्थ करें। आकर्ष ने कहा। हाँ हाँ हाँ, बोलने का काफी अनुभव है। चलो अब जब इनाम की बात आ गई है तो मैं सीधा मुद्दे की ही बात करता हूँ। मेरे पास चक्रपाल श्रेणी की एक देव तकनीक है और एक दिव्य योग्यता है। तुम दोनों में से प्रत्येक को या तो सिर्फ दिव्य योग्यता मिलेगी या फिर देव तकनीक। इसलिए अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। वरिष्ठ धनराज ने कहा। क्या मैं दोनों के तत्व जान सकता हूँ? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल। देव तकनीक भू तत्व की है, वहीं पर दिव्य योग्यता वायु तत्व की है। वरिष्ठ धनराज ने जवाब दिया। भूतत्व की देव तकनीक लो। चक्रपाल श्रेणी की होने के कारण यह सिद्धांत समझने में मदद करेगी। मेरी मदद के साथ आप काफी आसानी से भू सिद्धांत की ताकत हासिल कर पाएंगे। आकर्ष सोच ही रहा था कि दोनों में से उसे क्या लेना चाहिए, तभी उसे अपने मस्तिष्क में क्षिति की आवाज सुनाई पड़ी। भू सिद्धांत की ताकत, इतना सुनते ही आकर्ष की आंखें उत्साह से चमकने लगी। सिद्धांत की ताकत हासिल करने के लिए ही तो वह इतने लंबे समय से मेहनत कर रहा था।